प्रोग्राम हेल्थ और हम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। आप देख रहे हैं हमारा नंबर 1 हेल्थ शो जो आपकी सेहत का ख्याल रखता है, आप तक सही मालूमात पहुंचाता है ताकि आप भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो अक्सर कमज़ोरी समझकर, वीकनेस समझकर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एनीमिया की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर एनीमिया सिर्फ आयरन की कमी से नहीं होता। कुछ एनीमिया ऐसे भी होते हैं जो जन्म से होते हैं। इंसान जब पैदा होता है तो उसके जिस्म में पहले से वो दाखिल होती है, यानी जेनेटिक एनीमिया, जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल, और कुछ होते हैं गलत खान पान या खून की कमी से, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज के इस एपिसोड में हम तफसील से समझेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, कौन सा एनीमिया ज़्यादा खतरनाक होता है, किन टेस्ट से डॉक्टर पहचान करते हैं और सही ट्रीटमेंट किस तरीके से मिल जाता है। पैनल में मेरे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद है अंकुरा हॉस्पिटल के डॉक्टर एस.के. वाहिद हुसैन साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल वाहिद हुसैन, आपने अपना कीमती वक्त भी दिया और इस टॉपिक पर दरअसल हम जी व्यूअर्स को समझाएंगे। जी ज़रूर। क्या है एनीमिया, यहीं से करते हैं। तो अनीमिया तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अनीमिया, इनको अनीमिया है, उनको अनीमिया है, प्रेगनेंसी में अनीमिया है। तो अनीमिया एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपने ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है या लाल सेल्स होते हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो कम हो जाए। अब ऐसा नहीं होता है कि एक नंबर से हम अनीमिया बोल सकें। जैसा एज बढ़ती है, एज के हिसाब से भी अनीमिया का लेवल अलग होता है। अब जैसा छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके लिए हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल 16 से 20 होगा, उसका हीमोग्लोबिन 16 से 20 होना चाहिए। अगर उसका 12 है तो वो नॉर्मल नहीं है। तो वैसे ही एज के हिसाब से हम अलग अलग कैटेगरी से हम लोग अनीमिया के बारे में हम डिफ़ाइन करते हैं। तो आप सोचेंगे अगर कोई बड़ा बच्चा है, 15-16 साल का बच्चा, उसके लिए 12 हीमोग्लोबिन तो ठीक है। बट अगर आप छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है उसका मैं 12 देखूंगा हीमोग्लोबिन तो चौंक जाऊंगा, क्योंकि वो कम है उसके लिए। तो हर एक का एक लेवल एज बेस्ड होता है। हम एज बेस्ड कैटेगराइज करते हैं कि अनीमिया 1 साल से कम, 1 साल के अंदर भी पहले 3 महीने में कितना होगा, उसके बाद 3 महीने के बाद 6 महीने तक कितना होगा, फिर 6 से 12 महीने, फिर 1 से 2 साल, वैसे कट ऑफ्स होते हैं। और ये भी एक अलग होता है कि अनीमिया जो प्री टर्म बेबीज़ जो होते हैं, जो जल्द पैदा होते हैं, मतलब 9 महीने मुकम्मल करे बगैर डिलीवरी हो गई है, तो उनका भी प्री मैच्योरिटी जो बोलते हैं हम, प्री टर्म बेबीज़ जिसको बोलते हैं, उनका भी अनीमिया अलग अलग नंबर पे होता है, उनका लेवल अलग होता है। जो टर्म बेबीज़ जो नॉर्मल टाइम पे पैदा होंगे उनका एक अलग लेवल होता है। तो हम कट ऑफ्स रखते हैं हमारे, उस हिसाब से हम हीमोग्लोबिन की कमी पे हम उनको अनीमिया बोलते हैं। तो अनीमिया को हम मालूम करने, देखने, सबसे कॉमन चीज़ है कि इंसान पेशेंट को हमको देख के समझ में आता है, क्योंकि वो जो सफ़ेदी बढ़ जाती है, जिसका सफ़ेदी बोलते हैं ना, तो वो जो पिंकनेस होता है बेबी का या बच्चे का, वो देखने से वो सफ़ेदी हो जाती है। और हम आँख के नीचे देखते हैं, जनरली कोई भी आप देखे होंगे कि डॉक्टर्स चेक करते हैं कि हमसे उससे कितना मतलब कितना सुर्ख होता है, उतना हमको समझ में आएगा कि उसका हीमोग्लोबिन उतना अच्छा है। तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो तो ये ज़रा सफ़ेदी ज़्यादा बढ़ जाती है आँख के अंदर की, तो इसको अनीमिया बोलते हैं हम। रोज हम देखते हैं स्किन के ऊपर पॉइंट करके चेक किया जाता है कि वो भी देखते हैं कि वाइटनेस हाथ का भी बढ़ गया है क्या, ऐसा ऐसे। तो बहुत वजह, मतलब तरीके होते हैं चेक करने के, पर ज़्यादातर डॉक्टर्स तो आँख के नीचे ही चेक करते हैं। बट बिल्कुल छोटे बच्चे हैं 1 साल के नीचे, तो उनको तो आँख के नीचे चेक नहीं करते, उनके कलर से हम बोल सकते हैं। तो बच्चे के कलर से, पूरी बॉडी की कलर, स्किन कलर जो है पिंक बच्चा है, मतलब अच्छा हीमोग्लोबिन है उसका। अब दरअसल आज के इस एपिसोड में जो स्पेशल हम बात कर रहे हैं जेनेटिक अनीमिया की, ये जेनेटिक्स क्यों होते हैं, किस तरीके से जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, क्या जब बच्चा पेट में होता है उस समय पता लग जाता है कि ये? तो देखिए, अनीमिया का रीज़न जो होता है अपने मुल्क में सबसे कॉमन तो देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी है, वो तो है, मैं एक्सेप्ट करूँगा। और ज़्यादातर ये कॉमन है अपने फीमेल, मतलब जो औरतें होती हैं उनमें कॉमन होता है कि उनको मंथली लॉस भी होता है, उसके साथ उनका खान पान भी अच्छा नहीं होता है, उनका खाना पीना अच्छा नहीं होता है। और छोटे बच्चियों में भी जो 12-13 साल के बाद जो बालिग हुई हैं अभी जिसका स्टार्ट हुआ है महीने का, उन लोगों में भी ज़्यादा कमी होती है। बट जो छोटे बच्चों में आता है अनीमिया, वो आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकता है, पर दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, जो जेनेटिक अनीमिया जिसको बोलते हैं। तो जेनेटिक अनीमिया एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइशी अंदर से बॉडी के अंदर चेंजेस की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो होता ये है कि हमें जस्ट प्रेगनेंसी में स्कैनिंग से, माँ के टेस्ट से तो समझ में नहीं आएगा कि बच्चे को तो अनीमिया है, पर उसके थोड़े मतलब थोड़ी चीज़ें हैं जिससे हम पिकअप कर सकते हैं। जैसा माँ को एक अनीमिया है, पर माँ का अनीमिया ऐसा है कि आयरन देने के पर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो माँ को शायद कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर ही माँ को एक टेस्ट करके कि माँ को अगर कुछ जेनेटिक का प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं हम कैरियर, मतलब माँ वो जेनेटिक अनीमिया की कैरियर है क्या। अगर वो माँ जेनेटिक बीमारी की कैरियर निकलेगी तो जब हम हस्बैंड का भी टेस्ट करके देखते हैं कि
अगर हस्बैंड को भी कैरियर है, तो दोनों अगर कैरियर है तो वो बच्चे को अनीमिया होने का चांस होता है। तो हम जब करके बच्चे का जल्दी टेस्ट कर सकते हैं, कभी कभी रेयरली बच्चेदानी में ही अंदर से टेस्ट कर सकते हैं, कभी कभी अगर वो निकले कि जेनेटिक अनीमिया है वो बच्चे को, तो फिर हम आगे बढ़ के दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। जाहिर तौर पर, लेकिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि हर छोटी मोटी कमजोरी को, जैसे चक्कर आ जाते हैं या आंखों में अंधेरा छा जाता है जी, उसको लोग कहते हैं ये तो अनीमिया की निशानी है और चेकअप कराने नहीं चले वो जाते तो हैं। सही है, नहीं एक तरीके का सही है, बट देखिए जब शुरू में अनीमिया जब स्टार्ट होगा, माइल्ड अनीमिया जिसको बोलते हैं हम, माइल्ड अनीमिया में ये सब फीचर्स, ये सब सिम्टम्स तो नहीं आते, ये सब चीज़ें नहीं दिख के आती है। बट सब आप ये समझिए कि अनीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 5 है हीमोग्लोबिन, 4 है हीमोग्लोबिन, तो चक्कर आना, आंखों में धुंधला आना और हार्ट बीट ज़रा तेज़ दिखना, अपने को इख्तलात जो बोलते हैं ना, वो ऐसा महसूस हो सकता है। तो ये अनीमिया की निशानी है, बट वो बहुत सिवियर अनीमिया की निशानी है वो, तो वो जब तक रुकना मतलब वो एडवाइजेबल नहीं होता है वो। ठीक है, तो डॉक्टर के पास चले जाना, चले जाइए। आपको वीकनेस कुछ है, देखिए औरत है, वीकनेस है, सीबीपी करवाना है आपको, हीमोग्लोबिन का टेस्ट तो करवाना ही है, और बच्चों का भी टाइम टू टाइम टेस्ट करवाना है आपको, ये ज़रूरी है ये। क्योंकि ज़्यादा हम नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे इन चीज़ों को, तो फिर आगे क्रिटिकल स्टेजेस, कंडीशंस आने शुरू हो जाते हैं जी। अब दरअसल जेनेटिक एनीमिया और आयरन डिफिशियंसी जिसको हम बोलते हैं वो भी एनीमिया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता देते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ एनीमिया पे बात करेंगे। ठीक है, नहीं होता यह है कि देखिए प्री टर्म जैसा मैंने बोला, जो जल्द पैदा हो जाते हैं 9 महीने मुकम्मल होने से पहले, उन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी होना कॉमन है, क्योंकि उन लोगों का न्यूट्रिशन सेम नहीं होता, उनका पलना बढ़ना सही नहीं होता है, वेट बढ़ना सही नहीं होता है, तो उनको हम देते हैं फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब जैसे बाहर का दूध होता है वो फोर्टिफाइड हो सकता है, फोर्टिफाइड मतलब उसमें वो आयरन ऐड करके देंगे फॉर्मूला में। तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, आयरन स्पेशली प्रिस्क्राइब करते हैं कि 1 ईयर तक आयरन के ड्रॉप्स होते हैं, तो वो ड्रॉप्स देते हैं जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं। टर्म बेबीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट के उनको अनीमिया ना आए। ठीक है, तो ज़्यादातर आता नहीं है टर्म बेबीज़ को, पर प्री टर्म बेबीज़ में बहुत कॉमन है। तो हम ये आयरन का हम सप्लीमेंट देते हैं उनको कि आयरन के ड्रॉप्स दें उनको 1 साल की उम्र तक। और गवर्नमेंट के तहत तो अपने क्या है स्कीम्स है जिसमें वो लोग 12 साल के नीचे में बच्चों को आंगनबाड़ी में ये सब बुला के आयरन के मेडिसिन देते हैं। तो आयरन का डिफिशिएंसी अभी भी बहुत कॉमन है बच्चों में। पहले मैं अगर किसी बच्चे अनीमिया का आया तो पहले मैं वही देखूंगा कि आयरन डेफिशिएंसी है कि नहीं है, तो वो पहले टेस्ट करने के बाद अगर वो नॉर्मल निकले तो फिर मुझे दूसरे वजहों के लिए ढूंढना पड़ेगा मुझे। अच्छा, अब टाइप्स पे आ जाते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के ये होते हैं? देखिए अनीमिया तो एक हो गया हीमोग्लोबिन कम है, तो एक्चुअली देखा जाए तो अब मैं आसान से समझाने, देखिए अपनी फैक्ट्री जो किचन होती है ब्लड बनाने की, उसमें बोन मैरो होता है। अब बोन मैरो से बन रहा है अपना हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कम है अपने पास, तो हीमोग्लोबिन कम होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक है कि जल्दी मर रहा है या पकवान ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब कम। ठीक है, समझ गया। और व्यूअर्स भी जाहिर तौर पर इस एग्जांपल से समझिए। तो अब ऐसा है कि पकवान में कोई जल्दी खा रहा है बोल के खत्म हो जा रहा है प्लेट में से खाना, नहीं तो किचन में से आ नहीं रहा है खाना, तो वैसा समझिए आप। तो होता क्या है, तो हम इसको प्रोडक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं, नहीं तो डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं, मतलब जो किल हो रहा है। अगर बाहर से किल हो रहा है मतलब ऐसे है कि बॉडी में कुछ अलग तरीके की एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, जो ऐसे गलत तरीके की एंटीबॉडीज़ आ गई जिस वो जाके अच्छे नॉर्मल सेल को मार दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। तो हीमोलाइटिक अनीमिया 2 टाइप का होता है। ऑटो इम्यून होता है, ऑटो इम्यून मतलब मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, मेरी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है, उसके वजह से मेरे एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं जो मेरे खुद के सेल्स को मार रहे हैं, उसकी वजह से ऑटो इम्यून अनीमिया आ रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सेल जल्दी टूट जा रहा है, खुद से कमज़ोर है सेल, खुद से ही टूट जा रहा है, वो जेनेटिक कारण की वजह से है, तो वो जेनेटिक हीमोलाइटिक अनीमिया हो गया। तो हीमोलाइटिक का मतलब है कि जल्दी टूट रहा है सेल, ठीक है। तो वो आ सकता है बाहर के एंटीबॉडीज से जो गलत बन गए हैं, या नहीं तो जेनेटिक रीज़न की वजह से सेल ठीक से नहीं हो और वो जल्दी टूट जा रहा है। प्रोडक्शन का प्रॉब्लम आएगा। प्रोडक्शन मतलब बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, बोन मैरो में कुछ चीज़ बैठी है, कुछ गलत टाइप के सेल्स बैठे हैं, इवन कैंसर के सेल्स जो होते हैं जो बैठे हैं, या नहीं तो कोई और टाइप के चीज़ आ गई है बोन मैरो में, या बोन मैरो का किचन ठीक से ही काम नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से बोन मैरो में बन नहीं रहा चीज़ें, मतलब वो स्टेम सेल्स जो होते हैं जो बोन मैरो में बनाते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उससे भी अनीमिया आएगा। तो ये सब पूरे कारण है जिसकी वजह से अनीमिया आ सकता है। तो आसानी से समझने आप ये याद रखिए कि प्रोडक्शन कम हो जा रहा है या डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, टूट रहे हैं जल्दी, या नहीं तो प्रोडक्शन किचन से ही प्रॉब्लम है। तो ये हम समझते हैं, दोनों टेस्ट करके हम समझने की कोशिश करते हैं। और इनमें से अगर एक चीज़ भी सही वर्क करे
तो बेटर है। तो जितना जल्दी हमें पता चले कि अनीमिया किस रीज़न से, उतना जल्दी हम ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जेनेटिक अनीमिया को ट्रीट करते हैं वो अलग होगा, जिस तरीके से आयरन डेफिशिएंसी हो या दूसरा विटामिन डेफिशिएंसी हो, जैसा B12 बोलते हैं, जैसे विटामिन B12 बोलते हैं, या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी बोलते हैं, ये सब डेफिशिएंसी के अनीमिया डिफरेंट तरीका का ट्रीटमेंट होता है उनका। बिल्कुल। इस बीच जो एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनका सवाल भी इस चर्चा में, डिस्कशन में शामिल करेंगे। जी, सुन पा रहे हैं आप? कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, बताइएगा। जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। सवाल जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। जी, मेरा जो सवाल है, एनीमिया हमारे को मालूम कैसा होना कि हमारी बॉडी में है, उसके सिम्टम्स क्या है? हम उससे पहले जाकर डॉक्टर्स को कुछ स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट कराने के लिए। जी, जैसे मैंने बोला, देखिए शुरू में अनीमिया में आपको ये समझ में आएगा कि थोड़ी सफ़ेदी बढ़ जाएगी जिस्म की। अब ये अपना थोड़ा लोकल प्रॉब्लम भी है कि इंडिया में अपना रंग थोड़ा मतलब सबका उतना साफ़ नहीं होता है, पर उसमें भी हमको डॉक्टर्स को तो समझ में आ जाता है कि थोड़ा रंग से थोड़ा कम होने पे सफ़ेदी बढ़ गई है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, आपको ऐसा दिख रहा है कि मैं रोज़ जैसे काम करती थी उतना काम करने से आज थक जा रही हूँ, आपको ऐसे कमज़ोरी ज़्यादा लग रही है, यहीं तो आपको थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है, तो आप डेफिनेटली आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना है। ये बेहतर मशवरा है, और वक्त पर चेकअप करवाना करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप माइल्ड अनीमिया में आए डॉक्टर के पास तो ट्रीटमेंट आसान होता है, अगर मॉडरेट अनीमिया में तो और थोड़ा मुश्किल होगा, और सिवियर में आ गए, जैसा वो बोल रहे थे, आंखें धुंधली हो जाना, हार्ट बीट की रफ्तार बढ़ जाना, ये सब मतलब बिल्कुल निढाल हो जाना, कमज़ोर बेहोश हो जाना, ये सब बिल्कुल सिवियर अनीमिया में जा सकता है, और उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, और उसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब वापस लौटेंगे अपने प्रोग्राम की तरफ, और कुछ सवालात जो है ज़रूरी वो शामिल करेंगे। क्या जेनेटिक एनीमिया पूरे तरीके से ठीक हो सकता है, कंप्लीट? जी, तो जो भी अनीमिया हो, जेनेटिक अनीमिया हो, पूरे तरीके से ट्रीट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो देखिए जेनेटिक अनीमिया मैंने जैसा बोला, जैसा कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो जैसे सेल्स जल्दी टूट रहे हैं, या जेनेटिक प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से प्रोडक्शन में नहीं है दोनों प्रॉब्लम, तो हम दोनों में भी ट्रीटमेंट करने के लिए हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को ईजिली समझना है, आपको यही समझना है कि जैसे दूसरे ऑर्गन का ट्रांसप्लांट सुना होगा आपने, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट तो सुना ही होगा, उसी तरह हम जो प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन है, जो आजू जो ख़राब हो गया है, वो जैसा लिवर हो या किडनी हो, उसको निकालते हैं और अच्छा वाला बाहर से डोनर्स को देते हैं। पर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट में एक ही ये अलग चीज़ है कि बोन मैरो तो हड्डी के हर हड्डी के अंदर होता है, आप हर हड्डी से निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं उसका मेडिकल किलिंग करते हैं। मेडिकल किलिंग मतलब मेडिसिन दे के पूरे बॉडी का बोन मैरो को किल करते हैं, क्योंकि वो बोन मैरो तो प्रॉब्लमेटिक है, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें डिजीज़ है, उसमें बीमारी है, तो वो बोन मैरो को हम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से किल करते हैं। उसके बाद डोनर के पास से स्टेम सेल्स लेते हैं और उनको दे देते हैं पेशेंट को, और ये सब पूरा एक आईसीयू जैसे सेटअप में होता है, जो बिल्कुल क्लीन आइसोलेशन सेटअप इसी में होता है। हाँ, तो होता क्या है, पहले कभी भी कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट जब सुनते हो, आप भी सुनोगे, आप बोलोगे अरे बोन मैरो में हड्डी में से निकालोगे आप और उसको दे दोगे, पर ऐसा नहीं है, वो बहुत पुराना तरीका था। अभी तो 99% बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड डोनेशन के जैसे ही हो रहे हैं। तो जैसा आपसे मैं ब्लड लेता हूँ ब्लड डोनेशन के लिए, तो वैसे ही यहाँ से हम कोनी के पास से ले लेते हैं आपका ब्लड स्टेम सेल्स, और उसी तरह पेशेंट को भी आईवी लाइन से, सेंट्रल लाइन से हम दे देते हैं स्टेम सेल्स। तो ऐसा नहीं है कि बोन मैरो हड्डी से निकालना और हड्डी के अंदर इंजेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। तो बहुत आसान प्रोसीजर होता है, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता होगा। जैसा बोन ब्लड डोनेशन आप आधे घंटे में कर दोगे, स्टेम सेल्स का डोनेशन कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा, और ट्रांसफ्यूजन तो सेम होता है, जैसा हम खून चढ़ाते हैं वैसे ही चढ़ाते हैं स्टेम सेल्स को भी हम। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी सवाल यहाँ पर शामिल करेंगे। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं बताइएगा, और अपना सवाल भी पेश कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना यास्मीन है और मैं शास्त्री इस्लाम से बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम जी, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे को ऑलमोस्ट 1 ईयर से खून की कमी है, रेड ब्लड सेल कम है जैसे बता रहे। मैं एप्पल खाई, बीटरूट खाई, मतलब जो जो खून बनने की चीजें रहते वो भी खाई, तो भी मेरा खून कुछ अच्छे से खाना भी वो कर रही हूँ, तो भी मेरा खून बढ़ा बोल के नहीं बता रहा, और लॉस कमी बता रहा ब्लड में मेरे। जी, कितना हो रहा है आपका हीमोग्लोबिन, कितना रह रहा है? डॉक्टर कम है बोल रहे हैं, मैं ठीक है। तो देखिए 1-2 रीज़न हो सकते हैं कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो ज़रूरी है बॉडी को, आप उससे कम ही खा रहे हैं, जितना भी आप बढ़ा रही हो वो भी काफ़ी नहीं हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको
आपको सप्लीमेंट लेना ही चाहिए। आयरन के सप्लीमेंट्स जो होते हैं टैबलेट्स, वो इस्तेमाल करने ही होते हैं। अब आयरन टैबलेट्स एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी की कमी है, तो 3 महीने तो लगातार लेना ही है आपको ट्रीटमेंट करने। क्यों? क्योंकि आप 1 महीना भी लोगे आपका ब्लड बढ़ जाएगा, बट आपके स्टोर होते हैं। स्टोर मतलब जैसा एक गोडाउन होता है अपना, गोडाउन आयरन का वैसे ही बॉडी में भी होता है। अगर वो कम रहा तो आगे वापस डेफिशिएंसी आ जाएगी आपको, तो आपको गोडाउन को भी भरना है। तो हम ट्रीटमेंट के साथ साथ वो गोडाउन को भी भरते हैं। तो वो गोडाउन को भरने को टोटल 3 मंथ्स ट्रीटमेंट तो लेना पड़ता है। और कभी कभी ख़वातीन में ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ मंथली लॉस, उनका न्यूट्रिशन अलग हो, उनको तो लाइफ लॉन्ग भी आयरन लेना भी एडवाइस करते हैं थोड़े लोग। जब तक ये एक्टिव, मतलब ये ख़वातीन का महीना का होता है, तो वो जब तक एक्टिवली हो रहा है, जब तक आयरन लेना एक सही बात है। बट प्रॉब्लम ये होगा कि आप आयरन टैबलेट से आप सुने होंगे बहुत लोग पेट ख़राब हो गया तो रोक दिए हम, मोशन काला आ गया रोक दिए हम। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ा पेट में जलन आना, उल्टी जैसा आना, मोशंस बढ़ जाना, मोशन काला आना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपको, तो आपके पास एक और एक ऑप्शन है जो इंजेक्टेबल आयरन होता है, जो ऐसा ग्लूकोज में ऐसा चढ़ाते हैं वो आयरन डाल के, वो भी टाइम टू टाइम आप लेके अपना आयरन सही रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, रिजर्व भी कर सकते हैं, ताकि आपको कोई कमजोरी महसूस ना हो। एक और कॉलर जुड़े हैं, उनका भी सवाल शामिल करेंगे। जी सुन पा रहे हैं आप? कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल भी पेश कीजिएगा आपने। आपकी आवाज़ सही तरीके से मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, दोबारा बोलिएगा। मैं चाहूँगा दोबारा आप हमें कॉल कीजिए, कनेक्ट कीजिए, आपके सवाल को हम आगे प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। बार बार ट्रांसफ्यूजन के चलते क्या खतरे हो सकते हैं? लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं, क्या ऐसा हो रहा है? और तो होता नजर आता है। देखिए, डॉक्टर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब तक नहीं बताएंगे जब तक बहुत ज़रूरी हो, और हम जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपका अनीमिया अगर सब 8 है 9 है, मैं आयरन देख के कम कर सकता हूँ, आयरन से बढ़ जाएगा वापस हीमोग्लोबिन, तो मैं ट्रांसफ्यूजन नहीं दूंगा। बट आप मेरे सामने एक ऐसे हालत में हो जैसे मॉडरेट एनीमिया है या सिवियर एनीमिया है, बहुत कमज़ोरी है, जान पे खतरा है, तो मुझे आयरन डेफिशिएंसी में भी खून चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी हालत में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ तो रिस्क तो आपको पता है, जैसा खून चढ़ते चढ़ते बुखार आ सकता है, कॉमन इचिंग, एलर्जी जैसे वैसे चीज़ें आ सकते हैं। अगर एलर्जी का लेवल ज़्यादा बढ़े तो रिएक्शन के जैसा आ सकता है, जिसमें सांस की थोड़ी रफ्तार बढ़ जाएगी, थोड़ा आपको हलक में टाइटनेस लगेगा, ये सब पूरे बॉडी में रैशेस हो जाएंगे, तो ये सब बीपी थोड़ा गिरना, ये सब थोड़ा हो सकता है, बहुत सिवियर रिएक्शन आ जाए तो। दूसरी चीज़ें होती है कि अब ब्लड तो ब्लड प्रोडक्ट है, किसी से लिया है हमने, तो उसकी इन्फेक्शंस आने के चांस होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। अब जैसे जो जेनेटिक एनीमिया जिसके मैंने बात की, वो तो लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन पे होते हैं, तो हर 1 महीने में आके वो खून चढ़वाते हैं, उनको हम मॉनिटर करते हैं इन्फेक्शन के लिए, तो पूरे साइड इफ़ेक्ट्स के लिए पूरा देखते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमन है ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन से। जो कॉलर हमारे साथ जुड़े थे पहले, एक बार फिर से उनसे कनेक्ट हुए हम। जी बोलिएगा, अपना सवाल भी पेश कीजिएगा, कहाँ से हैं आप ये भी बताइएगा। हेलो हेलो जी, हुआ ना? हाँ आप आपकी आवाज़ हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पेश कीजिएगा। हाँ सुनिए, जी आप अपना सवाल बोल सकते हैं। अब बोला है मेरा नहीं, अब चला करेंगे हम आपसे फिर से कनेक्ट, ताकि आपके सवाल को भी इस डिस्कशन में हम शामिल कर सके। डाइट प्लान पर आ जाते हैं, क्या खाना पीना, क्योंकि जिस हिसाब से लाइफस्टाइल बदल रही है ना तेजी से, जी सब में हो जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा। जरूरी है डाइट प्लान बताना। मेन चीज़ ये है कि अब आजकल हम लोग हरे भरे सब्जियां कम खाना शुरू कर दिए हैं। मेन चीज़ ये है कि आजकल के इवन बच्चे भी पिकी ईटर्स बन गए हैं बहुत, तो वो लोग खा नहीं रहे हैं हरे भरे सब्जी, जैसा पालक हो, चुक्का हो, गोंगरा हो, ये सब चीज़ें ना, उसमें आयरन बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ है, आजकल हम अपने बच्चे भी ऐसे होंगे कि नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, हम लोग पकड़ पकड़ के खिला रहे हैं, भी तो चिकन नहीं खा रहे, मटन नहीं खा रहे, कलेजी नहीं खा रहे, तो ये सब भी आयरन के अच्छे सोर्सेज होते हैं। आगे हमें B12 के लिए, B12 भी एक ऐसी डेफिशिएंसी है जो बहुत कॉमनली आ सकती है वेजिटेरियंस में, क्योंकि वो लोग जो नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करते हैं उसमें B12 डेफिशिएंसी आने का बहुत कॉमन चांसेस है। तो उन लोगों को दही ज़्यादा खाना है और उन लोगों को B12 का चेक करना है, और हो सके अगर उनको बहुत कम है B12 फिर भी, तो उनको एटलीस्ट सप्लीमेंट्स तो लेना है अगर वो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो B12 एक है। फोलिक एसिड के लिए भी हरे भरे सब्जियों में अच्छा आता है। तो ये सब पूरा खान पान आप मेंटेन रखोगे तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छा मेंटेन रहेगा। तो मेन चीज़ है हरी भरी सब्जियाँ, जैसे पालक, चुक्का हो गया, और अपना नॉनवेज आइटम्स जो है चिकन, मटन, ये सब चीज़ें, लिवर,
ये सब अच्छे आयरन के अच्छे सोर्सेज है। और थोड़े मतलब फ्रूट्स भी होते हैं, जो आप आंवला मतलब पर डे एक टाइम शामिल जरूर करना जी, ज़रूर करिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इतना तो नहीं खा सकता, तो आप सप्लीमेंट ले लीजिए। सप्लीमेंट लेने में कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक टैबलेट एक दिन में एक लेने की कोई बुरी चीज़ नहीं है, एक आदत भी हो जाएगी आपको और कुछ बुरी चीज़ नहीं है, आप अपने आप का हेल्थ भी मेंटेन रखोगे। अच्छा, यहाँ पर लोगों से मिस्टेक क्या होती है कि वो हरी सब्जियां खाना भी नहीं चाहते हैं और कहते हैं सप्लीमेंट क्यों ले, हम तो वैसे भी है ना ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ये एक बड़ा एक अजीब सी कंडीशन है। दोनों में से एक चीज तो करनी पड़ेगी, बल्कि दोनों करो तो ज्यादा अच्छा है जी। अच्छा, धूप में बैठना, धूप लेना, आजकल ना बिल्डिंगें बड़ी ऊंची ऊंची हो गई है जी, बच्चों को विटामिन डी नहीं पाती। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो बहुत कॉमन है, हम में भी, डॉक्टर्स में भी, क्योंकि हम सूरज को तो देखते नहीं, सूरज के आने से पहले जाते हैं अंदर ड्यूटी को, सूरज डूबने में निकलते हैं। सो होता क्या है कि वो भी जरूरी है एनीमिया की कंडीशन? नहीं, एनीमिया से तो कारण में नहीं है, बट विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है, हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। तो उसके लिए भी सप्लीमेंट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपका विटामिन डी कम है तो। और स्पेशली जो एज के हो जाते हैं मतलब ख़वातीन और मर्द लोग भी आफ्टर एज ऑफ 50-55, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब चीज़ों की बीमारियों का कॉमन है, तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स तो लेना ज़रूरी हो जाता है उनको। अच्छा, जिस तरीके से बहुत से लोग आमतौर पर शिकायत कर देते हैं कि ज़्यादा हमने विटामिन्स लिया है, आयरन की दवाएं ली है, पेट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, इनसे कैसे बचा जाए? सो एक चीज़ है कि आप देखिए आयरन का जो इस्तेमाल करते हैं आप, ये कोशिश करिए खाने के बाद लें ताकि पेट पे असर ना पड़े, खाली पेट पे। दूसरी चीज़ ये है कि उसके साथ साथ कभी कभी आयरन से अगर बहुत ही मुश्किल हो रहा है तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, पैंटॉप जैसा कॉमन गैस्ट्राइटिस के मेडिसिन होते हैं उसके साथ देते हैं, तो थोड़ा अपसेट थोड़ा कम हो जाता है, जो पेट में जो अपसेट होता है। अगर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा और उनको ज़रूरी आयरन देना, मैं जैसे बोला ग्लूकोज में डाल के हम देते हैं। ये एक अच्छा जरिया है देने का जी। अच्छा, बच्चों की जब हम बात करते थे ना स्टार्टिंग में, तो हमारा मेन एक्चुअल में आज टॉपिक यही था कि बच्चों में जो जेनेटिक एनीमिया होता है जी, चिल्ड्रंस में कैसे इसको कंप्लीट ट्रीट किया जाएगा ताकि वो क्योर हो जाए, आगे कभी आए भी ना। जी, तो होता ये है कि देखिए जेनेटिक के उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको चेंज कर सकते हैं। थोड़े जेनेटिक एनीमियाज होते हैं जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट काम नहीं करेगा, तो उसमें सपोर्टिव केयर देना होता है हमारे को। जैसे एक कंडीशन होता है G6PD डेफिशिएंसी, अब वो ऐसा होता है जब आप मलेरिया की दवा ले लो या कोई सर्टन दवाइयाँ ले लो तो वो ट्रिगर हो जाता है, तो उसके वो ट्रिगर्स अवॉइड करने होते हैं। जब हमको पता चल जाता है उन लोगों में एनीमिया है तो उनको बोलते हैं कि ये सब खाना बंद करो, फलियाँ खाना बंद करो, ये सब थोड़ा अवॉइड करो। तो अगर जब भी ये करोगे आप तो आपका खून टूटना बढ़ जाएगा। तो हर एनीमिया का ट्रीटमेंट, जेनेटिक एनीमिया का ट्रीटमेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता। तो थोड़े ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हम स्प्लीन निकाल सकते हैं, तो स्प्लीन निकालने का सर्जरी अगर करें तो वो थोड़ा सेट हो जाता है। वरना हम जैसा थोड़े चीज़ें होती है, जैसा होता है सिकल सेल एनीमिया हो, सिकल सेल एनीमिया में ट्रांसप्लांट करना सबके लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम पहले थोड़ी दवाई स्टार्ट करते हैं, टैबलेट्स, जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटेन होते हैं। अगर उसको बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार एडमिट हो रहा है पेशेंट पेन से, या उसको खून की ज़रूरत बहुत पड़ रही है, तो जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ट्रीटमेंट है। दूसरी ट्रीटमेंट थोड़े टैबलेट से होते हैं, थोड़ी चीज़ें फॉलोअप से होते हैं, थोड़ी चीज़ सपोर्टिव केयर से होते हैं फैमिली की तरफ से। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, पर जेनेटिक एनीमिया भी क्योरेबल और ट्रीटेबल है। अच्छा, हर पेशेंट को हर ट्रीटमेंट सूट भी नहीं होता होगा? हाँ, हर कोई सूट नहीं होता। देख के फिर आपको ट्रीटमेंट देना होता तो होता क्या है, हम यूजुअली क्या करते हैं, जैसा हमारे पास भी मेडिकल साइंटिफिक प्रोटोकॉल होता है, जैसा पहला लाइन का मेडिसिन, मतलब पहले जब पेशेंट आता है हम वो पहला मेडिसिन जो लाइन का होता है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ों को वो काम नहीं करता तो हम दूसरे लाइन के मेडिसिन पे जाते हैं। तो हमारे पास भी एक प्रोटोकॉल होता है, तो हम हर एक को हर पेशेंट सेम नहीं होता, हर पेशेंट का रिस्पॉन्स सेम नहीं होता। तो जिस तरीके से पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस हिसाब से हम मेडिसिन भी, दवाई चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी सवाल अब ये बन जाता है कि जब भी पैनल में कोई डॉक्टर मौजूद होता है, मैं पूछता हूँ ज़ाहिर तौर पर कोई ऐसा केस जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहे, जहाँ पर एनीमिया से बहुत ज़्यादा परेशान एक फैमिली आपके पास आई हो, अच्छे से क्योर होकर वापस घर गए, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो? जी, तो एक जेनेटिक कंडीशन है थैलेसीमिया। तो होता क्या है इसमें, ज़्यादातर पहले 6 महीने में बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहता है, फिर आहिस्ता से उसको थोड़ा बुखार उखार आएगा, थोड़ा कमज़ोर लगेगा बच्चा, जो पहले एक्टिव था, बिल्कुल खेल रहा था, अच्छे से हाथ पैर हिला रहा था, थोड़ा डल हो जाएगा, थोड़ा सफ़ेद भी लगेगा, वो तो थोड़ा शायद पीला भी दिखेगा क्योंकि उसमें जॉन्डिस आ सकता है। तो ये सब कारण से, ये सब वजह से हमारे पास आते हैं वो लोग, तो हम टेस्ट करते हैं तो हीमोग्लोबिन 3 या 4 होता है, उसका लिवर स्प्लीन बढ़ के होता है। तो उसके बाद उसको मैंने टेस्ट किया, वो बच्ची को, ये मैं जब वारंगल में था, ये पेशेंट है हमारे साथ, तो अभी तो ट्रीटमेंट उसका सक्सेसफुल हो गया है। तो उसको टेस्ट वेस्ट पूरा करके हम पता करें कि हम उसको थैलेसीमिया है, माँ बाप दोनों कैरियर है, माँ बाप को तो पता नहीं था कि वो लोग कैरियर थे और बच्चे को थैलेसीमिया निकला। तो एक थैलेसीमिया एक ऐसी चीज़ है जिसको लाइफ लॉन्ग ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। अब लाइफ लॉन्ग जब ट्रांसफ्यूजन लेते हैं तो हर 21 दिन को 20 दिन को आके उनको ब्लड खून चढ़ाना पड़ता है, तो हर बार उनको सुई लगानी है, सुई ढूंढते ढूंढते
आप सोचो कि हर 20 दिन को सुई लेनी है, हर दिन 20 दिन को जाके खून चढ़ाना है, कितना मुश्किल होता है मदर फादर के लिए। घूमना हर हॉस्पिटल को, खून मिलना, उनके बच्चे के ब्लड ग्रुप का सेम खून मिलना उनको वो मुश्किल होता है ढूंढना उनको। फिर मैंने जैसे बोला हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ रिस्क होता है कि रिएक्शंस आए, इन्फेक्शंस आए, उसके सब टेस्ट करवाना। होता क्या है, जब हम खून ऐसे जेनेटिक एनीमिया में जब खून बार बार चढ़ाते हैं, आयरन का बढ़ जाता है बॉडी में, क्योंकि खून के अंदर आयरन होता है। तो इन लोगों के अंदर आयरन ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड मतलब बढ़ जाता है आयरन जिस्म में। तो वो आयरन जाके बैठ जाएगा ब्रेन में, आयरन जाके बैठ जाएगा लिवर में, स्प्लीन में, हर जगह बैठ के प्रॉब्लम्स करेगा। तो इनको उस वजह से हार्मोन्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। थायराइड का प्रॉब्लम, थायराइड में बैठ गया तो आयरन, ब्रेन में बैठ गया तो ग्रोथ का प्रॉब्लम, हाइट वाइट सही से नहीं बढ़ना। अगर उस जाके बैठ गया किडनीज़ में या वगैरह में तो वहाँ का प्रॉब्लम। पैनक्रियाज में बैठ गया तो डायबिटीज़ आ सकता है। अगर ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बैठ गया तो इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम से कॉमन है। तो उनको फिर आयरन कम करने की दवाई शुरू करनी पड़ती है हमको। तो ये लोग जो थैलेसीमिया होता है, बिल्कुल हर 21 दिन को ब्लड चढ़ाना है, क्योंकि खून गिर रहा है, खून के बगैर तो ज़िंदगी नहीं रहेगी। फिर वो खून चढ़ाते वक्त आयरन भी साथ में आ जा रहा है बैठ के उसके, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आयरन कम करने की दवाई देनी पड़ती है। ये सब महंगी दवाई होती है। तो ये बिल्कुल एक लाइफ लॉन्ग जो ट्रीटमेंट का ये सब होता है। दिल पे असर पड़ता है आयरन बैठने से, दिल का काम कम हो जाता है, लिवर का काम कम हो जाता है। तो इससे उनको बहुत बिल्कुल एक मुश्किल में थे वो पेरेंट्स। तो हम लोगों ने उनको ट्रीटमेंट ऑफ़र किया। उसको लकीली छोटा जो भाई पैदा हुआ था उसको फुल मैच ट्रांसप्लांट कर सके हम, उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सके। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने पे वो बिल्कुल अभी ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक लंबा प्रोसीजर है, मुझे समझ आता है। 1 महीने का ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, खर्चा भी होता है, बट डेफिनेटली वो बच्चा अभी बिल्कुल क्योर है। उसको अभी ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ही नहीं है। वो हर 1 महीना आके मुझे बता के जाता है। उसका हीमोग्लोबिन हमेशा 10 से ऊपर रहता है। उसको ट्रांसफ्यूजन्स की भी ज़रूरत नहीं है, सुई की ज़रूरत नहीं है। वो खुशी बढ़ रहा है, अच्छे से खेल रहा है, अच्छा है अभी। एक अच्छा रिजल्ट जो है वो अच्छे ट्रीटमेंट से आपने यहाँ पर देखा। आखिरी सवाल, पेरेंट्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? बच्चों में नहीं आने में, लेकिन फिर भी नज़र रखनी है। नहीं, मैं तो कोई भी पेरेंट जो आता है मेरे पास, उनको सीधा मुंह पे बोलता हूँ, मेरा काम बस 5% है। मेरा डॉक्टर्स का, पूरे सिस्टर्स का 5% है। आप जो देख रहे हो वो 95% काम है। आप बच्चे को ठीक से देख रहे हो, आप बच्चे को अनीमिया जब दिख जाए इमीडिएटली लेके आ गए ट्रांसफ्यूजन के लिए, आप बच्चों को ठीक से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप जो पकड़ रहे हैं, आप जो मेंटेन कर रहे हो डाइट, आपके ऊपर ही है पूरा 95% ट्रीटमेंट। क्योंकि माँ तो पहले जो माँ होती है पहले 1 साल में जिस तरीके से बच्चे का ख्याल रखते हैं, वो तो कोई ख्याल नहीं रखता वैसा किसी का। तो मैं तो बोलता हूँ कि बिल्कुल पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो 95% के। वो पहली चीज़ है कि बच्चों को आने से प्रिवेंट करें। मतलब आप डाइट ऐसा मेंटेन रखो उसका कि उसको आयरन डेफिशिएंसी ना आए, कोई और डेफिशिएंसी ना आए, ना कोई अनीमिया आए। अगर आपको कोई डल दिख रहा है, बच्चा सफ़ेद दिख रहा है, कुछ भी आपको लिख रहा है कि ऐसे कुछ अलग है, उसकी हालत हेल्थ थोड़ा अलग दिख रही है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवा दीजिए। डॉक्टर देख के टेस्ट कर देगा, अनीमिया जल्दी मिल जाएगा हमको। और एक बार डॉक्टर अगर मिल गया आपको कंडीशन, तो आपको कोई ट्रीटमेंट देता है तो ट्रीटमेंट पे मतलब पूरा पाबंदा रहें और पाबंदी से पूरा यूज़ करके ट्रीटमेंट करके फॉलोअप करते रहें ठीक से। फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। एक बार ट्रीटमेंट लेके गायब हो जाना सही नहीं है। तो फॉलोअप करना ज़रूरी है कि फिर से ना आए वो बीमारी, फिर से ना आए वो आयरन डेफिशिएंसी। तो फॉलोअप भी करना ज़रूरी है ये सब चीज़। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया जी, सर आप यहाँ पर आए और इस टॉपिक पर व्यूअर्स को बहुत सारी ज़रूरी मालूमात दी। तो ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो पेरेंट्स की है, अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी है जाहिर तौर पर, और एनीमिया दाखिल ना हो जिस्म में, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सके उस पर भी आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। तो अपने को जल्दी मिल जाए बस वो है। क्योंकि अगर वो सीवियर, मैंने जो बोला सीवियर स्टेज पे गया तो ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है और खर्चा भी बढ़ जाएगा और मेंटल हेल्थ बढ़ जाएगा, सब मतलब इफेक्ट अलग ही हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ज़रूरी यही है कि पहले ही चीज़ों को आने से पहले रोका जाए। हमेशा हम हर बीमारी के बारे में अक्सर हम यही बात करते हैं, तो उसके लिए आपको अवेयर होना ज़रूरी, इसलिए हम हेल्थ और हम में डॉक्टर्स को, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लूँगा इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।